गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम फिर से हाजिर है एक नई वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे झेन की देन पार्ट। पतझड़ में टूटी पत्तियों का सेकेंड पार्ट हमें पढ़ना है, क्योंकि पहला पार्ट सिलेबस से अभी के लिए हटा दिया गया है। तो चलिए जानते हैं इसमें क्या है। यह है आपके सामने झेन की देन और ये है कहानी, जिसकी शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा, यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियां अधिक होती है? मानसिक। उन्होंने जवाब दिया। यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं। जो लेखक है वो अपने दोस्त से पूछते हैं, अपने मित्र से पूछते हैं जापान के लोगों के बारे में कि यहाँ पर कौन सी बीमारी है जो ज्यादातर लोगों को होती है। तो उनका मित्र जो है, उनका दोस्त, वो जवाब देता है कि मानसिक यानी मेंटल बीमारी ज्यादा होती है। कहते हैं कि यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं। कहते हैं कि यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण होते हैं, यानी मानसिक रूप से बीमार होते हैं, मेंटली बीमार होते हैं। इसकी क्या वजह है? फिर लेखक उनसे क्वेश्चन करते हैं कि इसका कारण क्या है। फिर उनका मित्र जवाब देता है, कहने लगे, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है। कहते हैं कि हमारा जो जीवन का जो स्पीड है, हमारे जो जीने का स्पीड है, वो बढ़ गया है। आपको पता है आज जीवन बहुत तेज हो गई है, अगर हम रुक जाएंगे तो बहुत पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए हर कोई चलता नहीं है बल्कि दौड़ता है, यानी बहुत ज्यादा स्पीड से काम करता है। कोई बोलता नहीं बकता है। तो बोलना जब हम आराम से बोलते हैं, और जब कोई बहुत ज्यादा बोलता है, हमेशा बोलता ही रहता है, उसको बकना कहते हैं। तो कह रहे हैं कि कोई यहाँ पे बोलता नहीं है बल्कि बकता है, यानी बहुत ज्यादा काम करता है। जब हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। और कहते हैं कि यहाँ के लोग इतने काम करते हैं, इतने बिजी रहते हैं कि कभी कभी तो जब अकेले हो जाते हैं तो अपने आप ही बात करते रहते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे। एक महीने में पूरा होने वाला काम एक दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे। और कहते हैं, ये हम सबको पता है कि जापान एक डेवलप कंट्री है और वो अमेरिका से कंपटीशन करने लगा है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, एक महीने का काम एक दिन में ही पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि कितने स्पीड से काम करने की कोशिश की जाती है। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेजी रहती है। और कहते हैं कि ऐसे भी हमारा जो दिमाग है वो बहुत स्पीड काम करता है। उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। और कहते हैं कि हमारा जो दिमाग है ऑलरेडी खुद ही बहुत स्पीड काम करता है, और उसमें भी अगर आप स्पीड का इंजन लगा देते हैं, यानी आप और स्पीड से काम करना चाहते हैं, तो फिर वो 1000 गुना अधिक रफ्तार से, यानी मल्टीप्लाइड बाय 1000 जितने स्पीड से वो काम करना शुरू कर देता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए हैं। तो कह रहे हैं कि हमारा जो दिमाग है वो नॉर्मली ही बहुत स्पीड काम करता है, लेकिन जब हम उसे और स्पीड से और तेजी से काम करने की कोशिश करते हैं तो वो और बहुत ज़्यादा स्पीड से काम करना शुरू कर देता है। और करते करते एक दिन ऐसा आता है कि जो स्ट्रेस है वो बढ़ जाता है, तनाव बढ़ जाता है, और फिर पूरा इंजन टूट जाता है, यानी दिमाग खराब हो जाता है। फिर यानी लोग पागल हो जाते हैं, यानी मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। और कहते हैं कि यही कारण है कि यहाँ के लोग, ज़्यादातर लोग मानसिक रूप से बीमार होते हैं, क्योंकि वो काम बहुत ज़्यादा करते हैं। शाम को वह मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए। और फिर कहते हैं कि उनका जो मित्र है, उनको जापान में एक शाम को समय में एक टी सेरेमनी में ले जाते हैं। टी सेरेमनी क्या होता है हम अभी जानेंगे। चाय पीने की यह एक विधि है। तो टी सेरेमनी क्या होता है, वहाँ पर बस चाय पिया जाता है, और चाय पीने के एक तरीके को टी सेरेमनी कहा जाता है। जापानी में उसे चानो यू कहते हैं। आप इसको ध्यान से याद रख लीजिएगा। जापानी भाषा में वो जो टी सेरेमनी है उसको चानो यू कहते हैं। वह एक 6 मंजिली इमारत थी, जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली और तातामी चटाई की जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। और कहते हैं कि वो जहाँ गए थे उस टी सेरेमनी के लिए, वो एक 6 फ्लोर की एक बिल्डिंग थी, जिसके छत पर यानी रूफ पर एक दफ्ती की दीवारों वाली और तातामी यानी चटाई जो होता है मैट की जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। यानी वहाँ दफ्ती की दीवार बनी थी और नीचे चटाई बिछाई गई थी, जिसको तातामी कहते हैं। और वहाँ पर एक सुंदर सी पर्णकुटी बनी थी, यानी एक छोटी सी बैठने के लिए एकदम सुंदर सा एक कुटिया बनी हुई थी, यानी एक झोपड़ी बनी हुई थी जो बहुत सुंदर थी। बाहर बेढब सा एक मिट्टी का बर्तन था। और कहते हैं कि उसी के बाहर में एक बेढब सा यानी बहुत बड़े आकार का एक मिट्टी का बर्तन था। उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पांव इस पानी से धोए। और वहाँ उस बर्तन में पानी भरा हुआ था, जिसमें लेखक और उनके मित्र ने अपने हाथ पांव धोए, तौलिए से पोछे और अंदर गए। और फिर उसके बाद तौलियों से अपने हाथ पांव को पोंछते और अंदर चले जाते हैं। अंदर चाजीन बैठा था। हमें देखकर वह खड़ा हुआ। और कहते हैं कि जैसे हम अंदर गए वहाँ चाजीन बैठा था, यानी जो चाय सर्व करेगा उसको कहते हैं चाजीन। वो बैठा था। जैसे ही इनको देखा तो वो खड़ा हो गया। कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। और सबको पता है जापान में किसी का अभिवादन जो करते हैं वो कैसे करते हैं। हमारे यहाँ प्रणाम करते हैं दोनों हाथ को जोड़कर, उसी तरह जापान में लोग झुक कर प्रणाम करते हैं। तो चाजिन ने भी इनका झुककर प्रणाम किया। दो झो
आइए तशरीफ लाइए। उसने जापानीज में कहा दोजो, जिसका अर्थ होता है आइए तशरीफ लाइए, यानी आप आइए और बैठिए। कहकर स्वागत किया, बैठने की जगह हमें दिखाई, और फिर वो बैठने की जगह भी दिखाता है। अंगीठी सुलगाई, अंगीठी सबको पता है, जो जैसे तंदूर में रोटी पकती है तो वहाँ पर जो आग जलाई जाती है उसको अंगीठी कहते हैं। उस पर चायदानी रखी, और उस पर चायदानी रखी यानी जिसमें चाय बनाई जाती है। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से बर्तन साफ किए। सभी क्रिया इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती से सुर गूंज रहे हो। और कहते हैं कि वो सारी चीजें, वो चाय बनाने के लिए चायदानी को रखना, फिर दूसरे कमरे से जाकर बर्तन लाना, फिर इसको तौलिए से पोंछ कर साफ करना, ये सारे काम इतने सिस्टमेटिक और इतने साफ सफाई के साथ उसने किया कि जैसे लग रहा हो जैसे कोई गाना बज रहा हो। जैसे मतलब वो कह रहे हैं कि वो सारी चीज़ें इतनी अच्छी तरीके से हो रही थी कि जैसे गाना सुनने पर जो आनंद मिलता है, ठीक वो चीज़ें देखने के बाद हमें ऐसा आनंद मिल रहा था। वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का बदाना भी सुनाई दे रहा था। और कहते हैं कि वहाँ का जो माहौल है, वो जो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो इतना शांत था कि चाय बनाने के लिए जो पानी रखा गया था चायदानी में, वो जब गर्म होकर खौलता हुआ पानी का आवाज़ हमें आता है ना, तो कह रहे हैं कि वो जो चाय बनाने के लिए जो पानी रखा गया था, वो जो खौल रहा था, वो जो आवाज़ आ रही थी, वो भी हमें सुनाई दे रही थी। चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों में भरी। फिर चाय रेडी होता है, फिर वो क्या करता है, प्यालों में यानी कप में वो चाय देता है। फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए और फिर कप में चाय रखकर उनके सामने सर्व किया गया। वहाँ हम 3 मित्र ही थे और वहाँ पर 3 लोग ही था। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है। 3 मित्र यानी एक चाजिन और 2 लेखक और उनके मित्र, 3 लोग। और कहते हैं कि इस विधि में, यानी ये जो चाय पीने की जो विधि है, टी सेरेमनी, जो यहाँ पर शांति जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। वहाँ शांत होना बहुत जरूरी है, इसलिए वहाँ 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। और यही कारण था कि वहाँ एक बार में टी सेरेमनी के लिए 3 से ज़्यादा लोग नहीं जा सकते थे। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी। और कहते हैं कि जो हमें चाय दिया गया जिस कप में, उसमें 2 घूंट से ज़्यादा यानी 2 सिप से ज़्यादा चाय नहीं थी। हम ओठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। और कहते हैं कि उस कप को लेकर हम एक एक बूंद करके चाय पीते रहे, क्योंकि चाय बहुत कम थी। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा। और आप समझ सकते हैं कि 2 घुट चाय, 2 सिप चाय वो लोग 1.5 घंटे तक पीते रहे। आप समझ सकते हैं कि कितना धीरे धीरे पी रहे थे। पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा, फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है। कहते हैं कि पहले 10-15 मिनट जब मैं चाय पीने शुरू किया या चाय पीने टी सेरेमनी के लिए मैं गया था, तो पहले 10-15 मिनट मैं बिल्कुल उलझन में रह गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है, यहाँ क्या हो रहा है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर वो देखते हैं कि धीरे धीरे उनकी जो दिमाग की जो स्पीड है, यानी सोचने की जो ताकत है, वो अब धीरे धीरे स्लो होती जा रही है। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई। और कहते हैं कि थोड़ी देर में जैसे दिमाग काम करना ही बंद कर दिया। मुझे लगा मानो अनंत काल में मैं जी रहा हूँ, यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा। और कहते हैं कि मानो मैं ऐसे समय में जी रहा हूँ जिसका कोई अंत नहीं है। और वो कह रहे हैं कि यहाँ इतनी शांति थी कि जैसे सन्नाटा, ये जो शांति है वो भी मुझे सुनाई देने लगी है। यानी कहने का अर्थ ये है कि वहाँ बहुत ज़्यादा शांति थी, वहाँ बिल्कुल भी कोई आवाज़ नहीं हो रही थी। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। लेखक कह रहे हैं कि हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम जब भी कहीं होते हैं तो या तो हम अपने पास्ट की बातों को याद करते हैं और उससे चिंतित होते रहते हैं, या फिर अपने फ्यूचर की बात सोचकर चिंता करते रहते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, या फिर पास्ट में कुछ हुआ है तो उसके बारे में हम चिंता करते रहते हैं। असल में दोनों काल मिथ्या है। और कहते हैं कि जो अगर असली में देखोगे, ओरिजिनली देखोगे, तो ये दोनों ही काल झूठ है। झूठ कैसे है? क्योंकि एक जो बीत गया है, जो भूतकाल है, पास्ट है, वो बीत गया, वो दोबारा नहीं आ सकता। और दूसरा जो भविष्य है, जिसको हमने कभी देखा नहीं, हो सकता है कि वो हमारे जीवन में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। यानी इसलिए कह रहे हैं कि ये जो दोनों काल है जिसके बारे में हमेशा हम चिंता करते हैं, ये बिल्कुल झूठ है। एक चला गया है, दूसरा आया नहीं है। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है। और लेखक कहते हैं कि भूत जो चला गया है, जो आ नहीं सकता, और भविष्य जो आने वाला है, जो अभी तक आया नहीं है, यानी दोनों ही झूठ है। केवल सच क्या है? तो वर्तमान है, जो हम प्रेजेंट टाइम में जी रहे हैं, यही सच है। इससे बड़ा सच और कुछ नहीं है। उसी में जीना चाहिए। और लेखक कहते हैं कि ये जो प्रेजेंट टाइम है, इसी में हमें जीना चाहिए। यानी हमारा पूरा ध्यान इस प्रेजेंट टाइम में होना चाहिए, ना कि हमारे पिछले बातों को सोच के
चिंता करनी चाहिए, ना हमें अपने फ्यूचर का सोचकर चिंता करना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए थे और कह रहे हैं कि वहाँ जब मैं चाय पी रहा था तो चाय पीते पीते मेरे दिमाग से पास्ट और प्रेजेंट की दोनों ही चीज़ें मेरे दिमाग से बिल्कुल गायब हो गई थी। मैं बस केवल प्रेजेंट था और मैं प्रेजेंट टाइम में जी रहा था। केवल वर्तमान क्षण सामने था और वह अनंत काल जितना विस्तृत था। और कहते हैं कि मेरे दिमाग में केवल प्रेजेंट की बातें चल रही थी, प्रेजेंट टाइम की बात, और वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे ये कभी खत्म ही नहीं होगा। जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ। और कहते हैं कि उस दिन मुझे असलियत में पता चला कि जीना किसे कहते हैं। झेन परंपरा की यह बड़ी देन मिली है जापानियों को। और कहते हैं कि ये जो झेन परंपरा है, ये जो ट्रेडिशन है, ये बहुत बड़ी देन है जापानियों के लिए, जिसमें ये चीज़ें, ये प्रेजेंट टाइम में जीने को, एक्सपीरियंस करने को मिलता है। ये जो टी सेरेमनी है, इसमें ये झेन परंपरा की देन है, जिसमें टी सेरेमनी को मनाया जाता है, जिसको पालन किया जाता है और वहाँ पर लोग जाकर अपने प्रेजेंट टाइम को जीते हैं, जिसमें वो पास्ट और फ्यूचर की चिंता नहीं करते, केवल प्रेजेंट की बात को सोचकर वहाँ जीते हैं और बिल्कुल शांति के पल इंजॉय करते हैं। तो लेखक बहुत छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत गंभीर अर्थ दिया है। आज के टाइम में हमारे साथ क्या होता है, हम हमेशा अपने जीवन में बिजी रहते हैं, या तो अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं या फिर अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, बट प्रेजेंट के बारे में कोई चिंता नहीं करता। आज हम बैठे हुए हैं, हम बैठे रहते हैं, आज अभी हमें कोई काम नहीं है, फिर भी हम चिंता करते रहते हैं, ओहो कल मैंने ये काम गलत कर दिया था, या फिर ये सोचते हैं कि कल मेरा क्या होगा, आज मैं अगर ठीक से कुछ नहीं कर पाया तो कल मेरा दिन ठीक नहीं जाएगा, ऐसा। लेकिन लेखक कह रहा है कि हमें न तो पास्ट के बारे में सोचना चाहिए, ना ही फ्यूचर के बारे में, बल्कि हमें प्रेजेंट टाइम में सब कुछ सही करना चाहिए। देखिए, एक सिंपल सा फैक्ट है कि अगर आप आज सब कुछ सही करते हैं तो कल जब ये दिन बीत जाएगा तो आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा कि कल कुछ गलत हो गया, पहली बात। दूसरी बात, अगर आज आप सब कुछ सही करते हैं तो आने वाला समय में गलत तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने सब कुछ सही किया है। यानी आप अगर प्रेजेंट में सब कुछ ठीक रखते हैं तो आपका पास्ट और फ्यूचर दोनों सही रहेगा। लेकिन अगर आप प्रेजेंट पे ध्यान नहीं देंगे, आप केवल पास्ट और फ्यूचर की चिंता करते रहेंगे, तो आपसे कोई भी काम ठीक से नहीं होगा और जिसकी वजह से आप हमेशा चिंता में डूबे रहते हैं। यानी लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि आप किसी भी चीज़ की चिंता छोड़िए, आप प्रेजेंट टाइम में बिल्कुल ठीक से जिए, शांति से जिए और अपने काम को सही तरीके से करते रहे। इससे आपका जीवन बिल्कुल शांतिमय हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा, आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये है इस कहानी का अर्थ। बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत गहरा अर्थ है। इस कहानी में आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ ये लाइन हमें नहीं पढ़ना चाहिए या ये लाइन बेकार लिखा गया है। यहाँ एक एक लाइन का मीनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है, और इसी बात का जिक्र लेखक के परिचय में और जब पाठ प्रवेश हम पढ़ रहे थे उसमें ये कहा गया था, या इस कहानी के शुरुआत में भी कहा गया है। तो आशा करता हूँ कि आपको कहानी समझ में आ गई होगी। तो ठीक है, हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।